गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेटा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एडवांस एमएमई मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, फुल सिलेबस। तो आज मैं उसकी बच्चों आपके साथ फर्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूं, राइट। पिछली क्लास में मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था, थोड़ा मीनिंग समझाया था कि जो सिलेबस आपको दिया गया है इकोनॉमिक्स के अंदर उस सिलेबस का क्या एप्लीकेशन है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप इकोनॉमिकल जो एप्लीकेशंस है वो क्या हो सकती है उस पे थोड़ा सा हम ज्यादा ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 18 है आपका, जो हमें सबसे पहले पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के अंदर। चैप्टर नंबर 18 जो है वो है कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। मींस आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है किसी भी फंक्शन का, बट विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन कंस्ट्रेंट। तो जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कस करते टाइम सब चीजें डिस्कस करी थी कि जो कंस्ट्रेंट है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो वेरिएबल्स है वो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वालिटी भी हो सकता है, वो इनइक्वालिटी भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है 18.1 वो क्या है? टू वेरिएबल वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो दो वेरिएबल का मेरे पास कोई फंक्शन होगा और एक कंस्ट्रेंट होगा, वो भी इक्वालिटी में। दिस इज इक्वलेंट टू योर डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं कि एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जो जिसमें आप दो कमोडिटीज को कंज्यूम करते हो, एक्स और वाई। तो आप क्या बना देते हैं? फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई आप बना देते हैं फंक्शन, वेरी सिंपल। फिर उस पर एक बजट कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम उसको बजट कंस्ट्रेंट कहेंगे, मैथमेटिक्स में हम उसको सिंपली टू वेरिएबल का कंस्ट्रेंट कहेंगे। तो आपने पढ़ा होगा P1 इंटू एक्स प्लस P2 इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू M पर आप काम करते हैं। तो जो मेरा पहला सेक्शन है 18.1, वो पूरा सेक्शन मेरे बच्चों एक बेसिक आइडिया है। आपने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में कहीं पे भी पढ़ा होगा, ठीक, कंज्यूमर थ्योरी जिसको आप बोलते थे। तो वही काम है आज भी मेरा, लेकिन मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन है आज मोर देन टू वेरिएबल भी हो सकता है। तो आज नहीं होगा, आज तो टू वेरिएबल लिखा हुआ है। सो बेसिकली हम करते क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले वो आपको एक फंक्शन देगा दो वेरिएबल्स का। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है टू वेरिएबल्स का मेरे बच्चों, तो कैसे होता है फंक्शन? फंक्शन हम डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, टू वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया। और एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, कंस्ट्रेंट भी उतने ही वेरिएबल्स का होना चाहिए या होता है। तो हमें क्या करना है? इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू या सच दैट द गिवन कंस्ट्रेंट g of x y is equal to c is some constant, ठीक। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? वो टॉपिक ये है कि आपको किसी टू वेरिएबल्स के फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है अंडर गिवन सम कंस्ट्रेंट g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्क नहीं है। अब ये जो फंक्शंस होते हैं, जैसे ये टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, ये एक फंक्शन आपका आर स्क्वायर पर डिफाइन होता है, टू आर डिफाइन होता है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मुझे मिल सकती है। बट प्रॉब्लम यह है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जब मैं बोर्ड पे डिस्कस करता हूं तो उतना अच्छे तरीके से विजुअलाइज नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा मुझे कि हां सर, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम कंसीडर कर रहे हैं। जब हम इस फंक्शन को
ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही प्लॉट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कंस्ट्रेंट है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है, और ये जो है वो एक फंक्शन है मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए जी, ये तो एक रफ आइडिया हमने दिया कि 2 वेरिएबल और 1 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट का। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो आपने बहुत बार कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा होगा। आप क्या करते हैं, एक यूटिलिटी फंक्शन बनाते हैं कुछ इस तरीके से, a इंटू एक्स टू दी पावर अल्फा इंटू वाई टू दी पावर बीटा। समझ रहे हो? तो दिस इज लुक लाइक माई दिस फंक्शन, जिसको आप वेरी फेमस कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन कहते थे। फिर आप क्या करते थे, एक कंस्ट्रेंट बनाते थे कुछ इस तरीके से, p1x प्लस p2y इज इक्वल टू m। तो बिल्कुल सारी नोटेशन सेम है। ये क्या है, एक कर्व आपने बनाया या आपने एक कंस्ट्रेंट को ग्राफिकली प्लॉट किया। तो जब इस कंस्ट्रेंट को आप ग्राफिकली प्लॉट करते थे तो शायद कुछ ऐसा एक लाइन बन के आती थी जिसको आप बजट लाइन कहते थे। ये जो फंक्शन था वो यूटिलिटी फंक्शन हुआ करता था, और आपका एम क्या होता था, इस यूटिलिटी फंक्शन को इस कंस्ट्रेंट के रेस्पेक्ट में या इस बजट कंस्ट्रेंट के रेस्पेक्ट में आप मैक्सिमाइज करते थे। बिल्कुल सेम वर्क है मेरा। लेकिन यहां पे मेरे बच्चों हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेरा कोर्स है वो मैथमेटिक्स है, राइट। अब इस वर्क को करने के लिए मैथमेटिशियन ने हमें 2 मेथड्स बताए। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों मेथड्स तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास 2 वेरिएबल हो और एक कंस्ट्रेंट हो। तो क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल है और एक कंस्ट्रेंट है मेरे पास, तो दोनों मेथड मैं एप्लीकेबल कर सकता हूं। क्या है दोनों मेथड, देखते हैं। मेथड 1 क्या कहता है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल कहता है। वो कहता है कि लेट z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y विच इज ऑप्टिमाइजेबल under the constraint g of x y is equal to c। ठीक है, मींस आपको ये फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है अंडर गिवन सम कंस्ट्रेंट। तो वो क्या करते हैं, वो लेट z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई कंसीडर कर लेते हैं, एंड गिवन दैट g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, इस या हम क्या कर सकते हैं, इस कंस्ट्रेंट को आप सेपरेट कर लीजिए y को इन टर्म्स ऑफ x। ठीक, तो मैं इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के एक नया सिस्टम क्रिएट करूंगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x। बिल्कुल सिंपल, सेपरेट हो जाएगा। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फंक्शन है x और y का, इक्वालिटी में सम कांस्टेंट है। तो यहां से आप सेपरेट करके y को इन टर्म्स ऑफ x एज ए फंक्शन लिख सकते हो, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपने y बनाया ये मैं इस गिवन फंक्शन में पुट कर सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा z इज ए फंक्शन ऑफ x कोमा hx। सो टेक्निकली अगर आप देखें, y की वैल्यू अगर आप यहां से पुट कर देते हैं hx, सपोज फॉर एग्जांपल, तो टेक्निकली अगर आप देखें z जो बनेगा वो फंक्शन x का ही रह गया। मतलब अब जो आपके पास फंक्शन बच गया वो सिर्फ एक वेरिएबल का है, x का। ठीक है बेटा, पहले तो 2 फंक्शन का था, 2 वेरिएबल का था। अब ये जो फंक्शन बन गया, अब आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट का जो इफेक्ट था वो आप यहां पर ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। अब 1 वेरिएबल के फंक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं आपको पता है, dz बाई dx इज इक्वल टू 0 एंड d स्क्वायर z बाई
डी एक्स स्क्वायर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा और पॉजिटिव होगा तो मिनिमा। अब यहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको, सपोज वो वैल्यू मिली एक्स स्टार, सपोज फॉर एग्जांपल, तो वो जो वैल्यू मिलेगी एक्स स्टार वो आप इस रिलेशनशिप में डालेंगे, यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी y स्टार। तो मेरे बच्चों x स्टार कोमा y स्टार इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्यों रिक्वायर्ड सॉल्यूशन? क्योंकि x स्टार ने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया और ये ऑप्टिमाइजेशन थ्रू सम कंस्ट्रेंट है विद द रिलेशन y इज इक्वल टू एच एक्स। अब जब वो वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो ये भी आपको ऑप्टिमम वैल्यू ही देगा, समझ गए। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलके आपको इस फंक्शन का ऑप्टिमाइजेशन देंगे अंडर द कंस्ट्रेंट जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है बेटा। तो एक तरीका तो ये होता है कि आपके पास दो वेरिएबल का एक फंक्शन है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है और एक कंस्ट्रेंट है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास सिर्फ फंक्शंस दो वेरिएबल के हो, कंस्ट्रेंट इक्वालिटी में हो और सिर्फ एक कंस्ट्रेंट हो, अदरवाइज ये रूल विल नॉट एप्लीकेबल। चलो कोई बात नहीं, ये रूल एप्लीकेबल नहीं है तो हो सकता है कोई और रूल हम एप्लीकेबल करें, रूल्स की कमी तो है नहीं मैथमेटिक्स में, बट ये रूल भी एप्लीकेबल है अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। चलिए एक एग्जाम्पल सा मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज करिए x इंटू वाई को, ओके, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो बात वही आ गई जो हम लोग पढ़ रहे थे या डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने मान लिया लेट z इज इक्वल टू x इंटू वाई, ओके, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। ठीक है बेटा, तो z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो रूल मैंने क्या समझाया था, सब कुछ वैलिड है। यहां से आप y को सेपरेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहां से y को कैसे सेपरेट करेंगे, y इज इक्वल टू m माइनस 2x, और फिर इस y को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू x इंटू m माइनस 2x। तो टेक्निकली ये सिर्फ x का फंक्शन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फंक्शन बन गया, z इज इक्वल टू mx माइनस 2x स्क्वायर। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है या इसको ऑप्टिमाइज करना है। अब क्योंकि यहां दिया है मैक्सिमाइज करिए तो मैं मैक्सिमाइज ही करूंगा। कैसे कर सकते हैं, dz बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, m माइनस 4x, पुट इट इक्वल टू 0 करो, क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू m बाई 4। ओके, ठीक है जी। नाउ वी चेक इज दिस मैक्सिमाइजेबल और मिनिमाइजेबल। हालांकि यहां लिखा है मैक्सिमाइज करिए, बट फिर भी एक बार चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे z का विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा मेरे बच्चों, माइनस के 4 विच इज नेगेटिव, इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन होने वाला है। ठीक, फिर क्या करना था, इसको उठा के पुट करेंगे इस y के अंदर ताकि ऑप्टिमम वैल्यू मिल जाए। तो यहां पे आपको x की ऑप्टिमम वैल्यू मिली है x स्टार, समझ गए। इसको जब आप पुट करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू m माइनस 2x, यानी कि m बाई 2, है ना। तो m बाई 4 है, 2x m बाई 2, तो क्या मिला आपको, दिस इज इक्वल टू m बाई 2। तो मेरे बच्चों आप क्या बोलोगे कि m बाई 4 एंड m बाई 2 इज द value of the domain point which maximize this function under the given constraint this one। ठीक है, अब इसका इकोनॉमिकल एप्लीकेशन क्या है वो थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे या माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। फिलहाल तो ये है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल का एक फंक्शन है तो आप उसको किसी एक कंस्ट्रेंट के रेस्पेक्ट में कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, हमें सिर्फ वो देखना है।
ठीक है बेटा, वेरी सिंपल बिल्कुल। अब सेकंड मेथड पे आते हैं कि भाई ये जो ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं इसका एक्चुअली में क्या मीनिंग है और सेकंड मेथड आपको क्या कहता है। ये जो सेकंड मेथड है ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड वर्जन में मिलता है देन द मेथड वन। क्यों? क्योंकि बताया था अभी कि मेथड वन सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब एक कंस्ट्रेंट होता है, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होता है, वेरिएबल दो होते हैं। अगर ये सारी कंडीशंस हट जाए, मोर देन वन कंस्ट्रेंट हो जाए, वेरिएबल्स भी बहुत सारे हो जाए और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट ना भी रहे, तो सेकंड मेथड हम एप्लीकेबल करते हैं। अब सेकंड मेथड एप्लीकेबल कैसे होता है या क्या मीनिंग है आपको मैं समझाता हूं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मेरे पास एक फंक्शन होगा z विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको अगर मैं ग्राफिकली डिस्कस करूंगा तो मुझे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चाहिए। फिर क्या होता था, मैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, मैं इसको वर्क करता था। तो z फंक्शन को मैं ऑप्टिमाइज करता था, आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, बट विद रिस्पेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ठीक, अब इसको ऑप्टिमाइज करने का यानी कि मैक्सिमाइज करने का और मिनिमाइज करने का क्या सेंस है वो एक बार हम देखते हैं। देखिए बच्चों, आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं। तो मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स और वाई क्या है, डोमेन है, यानी कि आर स्क्वायर हो गया डोमेन, और जो जेड एक्सिस है वो मैंने रेंज ले लिया या फंक्शन की वैल्यू ले ली, जिसको मैं ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है। ये रेंज की स्ट्रक्चर है और ये जो आप नीचे देख रहे हो ये सारा डोमेन का स्ट्रक्चर है। तो एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यूज जो है वो ये फंक्शंस की वैल्यूज है, डोमेन जो है वो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप लेवल कर्व भी कहते हो। सो बेसिकली ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है ये फंक्शन की है, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये लेवल कर्व ऑफ द फंक्शन कह लीजिए इसको, या फंक्शन का डोमेन कह लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, जो गिवन कंस्ट्रेंट था अब आपको वो रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये जो गिवन कंस्ट्रेंट है जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में नहीं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही वर्क करेगा। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर तो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है, तो फॉर ए सेकंड अगर मैं यहां पे एक्स डाल दूं और यहां पे वाई डाल दूं और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराऊं तो ये तो कुछ ऐसे करके बन जाएगा। तो इसको भी मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन मैं इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑन सेम पेपर करना पसंद करूंगा। तो यहां पे अगर हम इस कंस्ट्रेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे ये ग्राफिकली मुझे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल, राइट बेटा। चलिए अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। सबसे पहले तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होगा। वैसे तो ऑप्टिमा आपको यहां मिलेगा, भाई टॉप यहां है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां है, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे जो डिफाइंड है वो लेवल कर्व है। तो लेवल कर्व में अगर आप देखें तो लेवल कर्व जैसे यहां पे हमने एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 20 है, यहां पे हम जी ऑफ एक्स वाई इसको कर देंगे क्योंकि लेवल कर्व है मेरा। ये जो बिगर सर्कल आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको बिगर सर्कल दिख रहा है ये, ठीक है, ये बिगर सर्कल जो दिख रहा है ये क्या कह रहा है कि इस पे जो आपके वैल्यू है फंक्शन की वो 20 है, ओके। जो इनर सर्कल आपको दिख रहा है थोड़ा सा, उस पे वैल्यू जो है वो 25 है। अब जैसे जैसे फंक्शन का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है उसका जो लेवल कर्व का जो सर्कल है वो थोड़ा छोटा होता चला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली में तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 45 है।
जो आपको यहां पे मिलने वाली है, जो आपको यहां पे मिलने वाली है। ये अकॉर्डिंग टू द ग्राफ है, ठीक। अब वो ये कह रहा है क्या ये वैल्यूज मैं अचीव कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो ये है, जो मेरा कंस्ट्रेंट है वो मेरे बच्चों ये है। अब कंस्ट्रेंट का यही मतलब होता है, मैंने सिलेबस डिस्कस करते टाइम भी आपको समझाया था कि कंस्ट्रेंट आपके डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर देता है। तो वैसे तो डोमेन आर स्क्वायर आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन एज ए गिवन कंस्ट्रेंट अब आप कुछ भी नहीं ले सकते। अब आप वहीं पे ले सकते हो जहां पर ये कर्व डिफाइंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो अब अगर आप थोड़ा देखें कि क्या आप ये वाला सर्कल कंसीडर करेंगे, ये वाला नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस पे फंक्शन की वैल्यू है 20 और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। जैसे इसका इनर सर्कल अगर मैं ले लूं, ये भी मैं ले सकता हूं इनर सर्कल, इस पे वैल्यू हो जाएगी 25, और भी बेटर अपॉर्चुनिटी है यहां पे, इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी है यहां पे। अब ये जो कर्व है जहां पे ये टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 35। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 40 भी तो ले सकते हो। बेटा 40 में ले सकता था, लेकिन वहां पर मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्टिमम वैल्यू आपको वहां पे मिलेगी जहां पे आपका लेवल कर्व ये और ये जो कंस्ट्रेंट है वो एक दूसरे पे टेंजेंट सेम रखते हो और एक दूसरे को टच करते हो। मींस लेवल कर्व का स्लोप एट टचिंग पॉइंट एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस गिवन फंक्शन आर सेम। मींस अगर आपको कंस्ट्रेंट ऑप्टिमा चाहिए तो आपको दो कंडीशन का सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक तो हायर लेवल कर्व और आपका कंस्ट्रेंट कर्व टच करना चाहिए, और जैसे ही टच करेगा दोनों की टेंजेंट का स्लोप सेम हो जाएगा, ठीक। तो रूल क्या बना कि आपको अगर ऑप्टिमाइजेशन करना है तो आपके गिवन फंक्शंस का लेवल कर्व टच करे और स्लोप सेम हो जाए थ्रू द टेंजेंट एट द टचिंग पॉइंट। अब आपने पिछली क्लास में शायद ये चीजें पढ़ी होंगी कि अगर आपको लेवल कर्व का स्लोप बताना है तो लेवल कर्व का स्लोप होता है f1 डैश एक्स वाई डिवाइडेड बाय f2 डैश एक्स वाई। ये चीज आपने पढ़ी होगी। अब ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट लेवल कर्व किसके बराबर हो जाना चाहिए? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द फंक्शन g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c। अगेन वो किसके बराबर होगा? g1 डैश एक्स वाई डिवाइडेड बाय g2 डैश एक्स वाई। ये तो बात हो गई दोनों के स्लोप ऑफ द टेंजेंट की। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को टच भी करनी चाहिए, है ना। लेवल कर्व कन्फर्म टच करना चाहिए आपके गिवन कर्व को। तो टच करने का मतलब होगा कि ये दोनों पॉइंट्स इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो कोई भी x कोमा y इन दोनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है थ्रू दिस रूल, समझ गए, थ्रू दिस डायग्राम, तो कंफर्म वो पॉइंट आपको ऑप्टिमा देगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, दीज टू कंडीशंस आर नेसेसरी कंडीशन ओनली। मींस अगर आपको ऑप्टिमा मिल रहा है तो कंफर्म ये दोनों कंडीशन होंगी। यहां से आपको ये पता नहीं चल सकता कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। आपको क्या पता लगेगा कि इस पॉइंट पे आपको ऑप्टिमा मिलेगा, बट यू नेवर डिसाइड कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तब आप बच्चे पूछेंगे कि सुधीर सर हम कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? बेटा उसका भी मेरे पास रूल है, उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन, जो आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये दोनों कंडीशंस आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा सा मैंने समझाया, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अब आप थोड़ा अपने ना इकोनॉमिक्स पे आइए और इस चीज को समझिए
जो मैंने यहां समझाई, या मैंने स्लोप के बारे में आपसे बात करी, या मैंने कंस्ट्रेंट के बारे में आपसे बात करी, देखिए कैसे समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, आप शायद ये काम करते थे कि आप किसी यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते थे। सपोज फॉर एग्जांपल a इंटू एक्स टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट p1x प्लस p2y इज इक्वल टू m। ठीक है बेटा। फिर आप क्या करते थे, इसको ग्राफिकली डिस्कस करते थे। तो ग्राफिकली अगर हम डिस्कस करते थे इसको, दिस इज x एंड दिस इज y, तो सबसे पहले आप एक बजट लाइन बनाते थे। बजट लाइन मतलब ये कंस्ट्रेंट आप ग्राफिकली प्लॉट करते थे और कुछ ऐसे ग्राफिकली प्लॉट करते थे। हो गया। फिर आप क्या करते थे, आप एक टर्म डिफाइन करते थे, इंडिफरेंस कर्व। शायद आपके माइक्रो के टीचर ने, या जो सेमेस्टर 1-2 में आपने मैथ्स पढ़ा है उसमें बोला गया होगा कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है इन इकोनॉमिक्स, दिस इज नथिंग बट द लेवल कर्व ऑफ द यूटिलिटी फंक्शन। तो अब अगर मैं इस फंक्शन का लेवल कर्व प्लॉट करूं ऑन दिस ग्राफ, तो कैसे हो सकता है, 2-3 पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं। एक पॉसिबिलिटी ये हो जाती है, सपोज फॉर एग्जांपल एक पॉसिबिलिटी ये हो जाती है फॉर एग्जांपल, और मेरे बच्चों एक पॉसिबिलिटी मेरी कुछ ऐसे हो जाती है। बिल्कुल किसी पॉइंट पे इसको टच करा दीजिए, लाइक दिस वन। ठीक है। अब क्या हुआ, शायद आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, मोर इज बेटर, मींस यूटिलिटी का लेवल इंक्रीज होता चला जाता है जब इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता चला जाता है। तो मान लीजिए यहां पे यूटिलिटी है 40 यूटाइल्स, ये है 50 यूटाइल्स और ये है 60 यूटाइल्स। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, दिस इज द लेवल कर्व एट 40 लेवल, दिस इज द लेवल कर्व एट 50 लेवल, दिस इज द लेवल कर्व एट 60 लेवल, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो हम 60 वैल्यू चाहेंगे, लेकिन क्या 60 वैल्यू आपके कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। दूसरा, क्या आप 40 वैल्यू लेना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि 40 वैल्यू आपके बजट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट उससे बेटर ऑप्शन आपके पास है। और वो बेटर ऑप्शन कौन सा है? जो इंडिफरेंस कर्व आपके बजट लाइन को टच करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। तो दोनों बातें हो गई, टच कर गया और टच करते ही जो टेंजेंट होगी उसका जो स्लोप होगा वो इंडिफरेंस कर्व का और आपके बजट लाइन का सेम होगा। इसीलिए आप वो रूल लगाते थे कि पहले आप यूटिलिटी फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप निकालते थे, फिर इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालते थे और दोनों को इक्वेट कर देते थे और आपका ऑप्टिमा मिल जाता था। मेरे बच्चों, बिल्कुल सेम काम मैंने यहां पे किया है, बस ये डीप में मैथमेटिक्स है। डीप में मैथमेटिक्स इन द सेंस, ना तो मुझे फंक्शन के बारे में पता है कि वो यूटिलिटी है या कौन है, कोई जर्नल फंक्शन है, और ना मुझे कंस्ट्रेंट के बारे में पता है कि वो क्या है, वो भी कोई एक जर्नल फंक्शन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बेटा। तो चलिए, खैर एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो जैसे कि मैंने सेमेस्टर 2 में भी जितने भी बुक के क्वेश्चन होते थे टफ वाले, वो सब लिए हैं, यहां पर भी मैं लेना पसंद करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है? मैक्सिमाइज करिए एफ ऑफ एक्स वाई को, विच इज अगेन द कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन टाइप फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो अगर आप थोड़ा सा यहां पे कंपैरिजन कर लेंगे एक बार, आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो किसके बराबर है? 10 टाइम्स एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू वाई टू दी पावर 1/3। ओके। आपका जो जी ऑफ एक्स वाई है अकॉर्डिंग टू रूल क्या है? 2x प्लस 4y के बराबर, और c जो है वो 9 के बराबर। तो एक छोटी सी वैल्यूज मैंने लिख ली। अब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा? f1 डैश x कोमा y डिवाइडेड बाय f2 डैश x कोमा y, दिस इज व्हाट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द लेवल कर्व
ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ये सेम होना चाहिए g1 डैश एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाय g2 डैश एक्स कोमा वाई। ठीक है बेटा, अगेन ये भी स्लोप है। एंड कंडीशन क्या थी कि ये जो पॉइंट्स मिलके आएंगे वो g ऑफ एक्स वाई आपके गिवन कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे। दोनों लिख लिया। चलिए जी, तो जब आपने दोनों लिख लिया तो जरा एक बार वैल्यू डालें। फंक्शन आपको दे रखा है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 10 इंटू 1/2 टू दी पावर एक्स टू दी पावर माइनस के 1/2 इंटू वाई टू दी पावर 1/3। नाउ डिवाइडेड बाय, अब y के रेस्पेक्ट में करो 10 इंटू 1/3 इंटू एक्स की पावर तो सेम रखो 1/2 इंटू वाई की पावर क्या हो जाएगी 1/3 पहले ले लिया मैंने, तो 1/3 माइनस के 1 माइनस के 2/3 माइनस के 2/3। चलिए दिस इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट है उसका x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2, y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 4। एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा एक बार आप जो है सिंप्लीफाई कर दो, तो मेरे हिसाब से 10 से 10 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो चलिए जी 3/2 इंटू, इसको नीचे ले आओ, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो, तो दिस इज y बाई एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 2/4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे मेरे बच्चों तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 3y। एक कंडीशन मुझे मिल गई। ठीक है बेटा, अब ये कंडीशन इस कंस्टेंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो मैं इस कंडीशन को इस कंस्टेंट में लगा देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, अगर मैं x की वैल्यू 3y डालूं तो 6y प्लस के 4y इज इक्वल टू 9, तो यहां से मुझे मिला y इज इक्वल टू 9/10। चलिए सर्किल कर दिया। अब इस वैल्यू को फिर से इसमें डालो तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 27/10। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हो गया आपका x स्टार और ये हो गया आपका y स्टार। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी ऑप्टिमा आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि ये आपको मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है वो नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन है। सफिशिएंट कंडीशन आगे जो टॉपिक्स होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी जज कि इज दिस पॉइंट एक्स स्टार और वाई स्टार गिव्स द मैक्सिमा और मिनिमा, ये हमें डिस्कस करना रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने एमएमई 2 में किया था, बुक की एक्सरसाइज मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं और असाइनमेंट हम बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।